मध्य प्रदेश शासन ने संपत्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक नई व्यवस्था और लागू की है। हालांकि पहले से ऑनलाइन व्यवस्था थी, लेकिन एक नई व्यवस्था और लागू की है और उस पर जल्द से जल्द अमल भी किया जाएगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी। हम जानेंगे उनसे कि ये सिस्टम क्या सही तरीके से चल पाएगा, क्या इससे आम लोगों को फायदा होगा, क्या इससे अधिवक्तागण परेशान तो नहीं होंगे, या आम आदमी जो क्रेता विक्रेता है यानी जो संपत्ति बेचता खरीदता है उसको किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में प्रमोद जी। एक बार फिर से अमेंडमेंट किया जा रहा है, नई नीति लाई गई है। उसके अंतर्गत ये होगा कि अब आप घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये कहाँ तक मुमकिन है, क्या ये संभव है? क्योंकि इसके पहले ऑनलाइन सिस्टम पहले से चल रहा है, उसके बावजूद आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट्स टाइप करना पड़ते हैं, बनाना पड़ते हैं, भेजना पड़ते हैं, अंगूठा होता है, फोटो होते हैं, उसके बाद कहीं जाके दस्तावेज तैयार होता है। इस नए सिस्टम से क्या फायदा हो जाएगा? जब आपका पुराना सिस्टम ही आज भी सही तरीके से नहीं चल रहा है, रजिस्ट्री की प्रिंट खराब आ जाती है, गवाह के फोटो नहीं आते, क्रेता और विक्रेता के फोटो बदल जाते हैं, संशोधन कराना पड़ता है और कई प्रकार की आपकी एक सर्वर नहीं चलने का, लिमिट नहीं आने का, सिस्टम के नहीं चलने का, आदि प्रकार की परेशानियां आती हैं। पहली जो आपका पहले जो सिस्टम चल रहा था या लागू है, उसकी खामियों को दूर करते हुए आप आगे आगे बढ़ते तो माना जा सकता था कि आप सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप उसी के अंदर हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्रेता और विक्रेता जिस आधार पर संपत्ति को खरीद रहे हैं, वो आधार बिंदु और संपत्ति की पूरी डिटेल, संपत्ति का दस्तावेज किस प्रकार का बन रहा है, उसमें वैधानिक अधिकार किस प्रकार से जोड़े जा रहे हैं, ये सारी चीजें विवरण एक जानकार आदमी डालता है। आप मान रहे हैं कि रजिस्ट्री इस प्रकार से होना चाहिए। रजिस्ट्री कोई विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है या नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा दिए जाने वाला मृत्यु सर्टिफिकेट या नगर निगम द्वारा दिए जाने वाला जन्म प्रमाण पत्र है कि उसमें खाली स्थान पर आप नाम भर देंगे और प्रॉपर्टी की छोटी सी डिटेल। हमने देखें जो दस्तावेज होते हैं उसमें चतुर्सीमा होती है, कहाँ से प्रॉपर्टी आई है, यानी वो संपत्ति कहाँ से आई है, किसको बिक रही है, इससे पहले किसके पास थी, शासकीय जमीन तो नहीं, ये सब चीजों का उल्लेख एक अधिवक्ता ही कर सकता है। तो एक आम आदमी कैसे, जैसे आपने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भर सकते, तो फिर करेगा क्या व्यक्ति? इन्होंने 2015 में भी बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए थे, घर बैठे रजिस्ट्री। एक आम आदमी इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं ला सकता, उसे कंप्यूटर लाना पड़ेगा, प्रिंटर लाना पड़ेगा, नेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, बैंक में अपने खाता जोड़ करके सरकार के खजाने में पैसा जमा करके लिमिट लेना पड़ेगी, पर्सनल आईडी बनाना पड़ेगी। वो इन सारी झंझटों में जो अभी फीस दे रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा उसकी लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वो और जानकार भी नहीं है। दूसरी तरफ आपका सिस्टम इतना जटिल है कि एक जानकार व्यक्ति भी 24-24 घंटे आपके सामने एक दस्तावेज नहीं कर पा रहा। संपदा 2 में तो स्थिति है कि पूरे एक दिन में एक दस्तावेज हो रहा है। तो जटिलता को सरलता में बदलना दूसरे सिस्टम की सफलता की कहानी। शासन का मानना है कि इस तरह की व्यवस्थाओं से तो आसानी हो जाएगी दस्तावेज बनने में और लोगों को अपना दस्तावेज रजिस्टर्ड कराने में। शासन के अधिकारी तो सपने में अब क्या क्या कर जाते हैं मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इंदौर में डेंगू के 500 से अधिक मरीज हो गए, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज। जब मलेरिया और चिकनगुनिया से और डेंगू से आप आम आदमी की रक्षा नहीं कर पाए, दवाइयों का छिड़काव नहीं कर पाए, उपचार नहीं कर पाए, तो इस सिस्टम की जटिलता की को आम आदमी कैसे सरलता के साथ स्वीकार कर लेगा? एक वकील होने के नाते मैं जो रोज जिस प्रकार की परेशानियां देखता हूँ, जिस प्रकार के दस्तावेजों की संशोधनों की संख्या मैंने देखी, रिफंड की संख्या देखी, आदमी के जेब में गलत दस्तावेज आ गया ये देखा मैंने, आधार कार्ड नकली देके मैंने, मतदाता परिचय पत्र डुप्लीकेट
को असली समझ करके उपयोग में लाते हुए लोगों को देखा है। मैंने फर्जी चेक देखे बैंकों के, तो मैं कैसे कह दूंगा कि ये आम आदमी नहीं ठगा जाएगा। मेरे जैसा जानकार आदमी परखने में समय लगता है। तो इस प्रकार से आम तो आदमी, आपका ऐसा मानना है कि यदि ये सिस्टम लागू होता है तो पहली बात तो ये कि आम आदमी अपने घर बैठे कर नहीं सकता, उसको तमाम तरह के संसाधन जुटाना पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये कि यदि उसने कर भी लिया तो ये भी संभावना है कि उसका दस्तावेज कोई और नकली तरीके से बना सकता है। एक ओटीपी दी जाएगी। ये ओटीपी विक्रेता और क्रेता दोनों को दी जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या झाबुआ में सभी के पास नेट है? सभी के पास स्मार्टफोन है? तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्रेता का की धरोहर जो दस्तावेज के रूप में रजिस्ट्रार कार्यालय में रखी है, वो सार्वजनिक हो जाएगी, उसकी गोपनीयता खत्म हो जाएगी। दूसरा है विक्रेता अगर पढ़ा लिखा है और क्रेता अनपढ़ है, तो ओटीपी अगर विक्रेता के पास है तो विक्रेता उससे प्रिंट निकलवाएगा, और क्या वो प्रिंट उसको तुरंत सरलता के साथ दे देगा अगर उसका लेन देन है तो? क्या एक से अधिक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते? कागजों की गुणवत्ता क्या रहेगी? असली कागज है, अमिट शाही है, और ये रद्द नहीं हो सकता। क्या हर व्यक्ति अलग अलग जगहों से खरीदेगा? ये सारे पहलुओं पर सरकार को ध्यान देना था। आपके संज्ञान में मैं आज भी, आप चाहें तो कृष्णपुरा छतरी के यहाँ चले जाएं, वहां पर एक दो व्यक्ति स्टाम्प विक्रेता हैं। इनके पास एक वसीयत का कागज मांगिएगा आप उस कागज को देखेंगे तो उसमें भारत का संप्रतीक चिन्ह दिखेगा। वो अलग प्रकार का कागज चलता था, और उस पर गलती से अगर हाथ को आपने यूं कर दिया तो आपकी उंगली कट जाएगी। इस प्रकार के कागज पर जब प्रिंट उतरती है तो स्याही नहीं फैलती, और वो कागज वर्षों तक चलता है। क्या गारंटी कि ये कागज वर्षों तक चलेंगे? तो सवाल तो ये उठेगा ना, फिर कागज कौन किस तरह का इस्तेमाल कर रहा है? कागज रजिस्टर ऑफिस से तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपको कोई करना है नहीं, उस व्यक्ति को करना है, क्रेता विक्रेता को मिलकर करना है। जो कागज लगाएगा उस पर ही प्रिंट निकलेगा। यही तो मेरा सवाल है कि धन मैं आपको दे रहा हूँ, स्टाम्प में खरीद रहा हूँ, और स्टाम्प क्या है? कागज। तो कागज की गुणवत्ता पे तो सवाल उठेगा। आपको क्या लगता है सिस्टम किस तरह से आना चाहिए? क्योंकि अब पूरी दुनिया ऑनलाइन पर चल रही है। धीरे धीरे सरकारें, प्रदेश की व सेंट्रल की, दोनों चाहती हैं कि सब सिस्टम ऑनलाइन हो जाए। तो इसको फिर सुधार कैसे किया जाए? इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ तो सुरक्षा कैसे आए, और दूसरी चीज़ आसान कैसे हो? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बम्बई से सीख लेनी चाहिए थी, महाराष्ट्र से सीख लेनी चाहिए थी, अन्य प्रदेशों से सीख लेना चाहिए। जहाँ डॉक्यूमेंट बन जाता है उसको स्कैन किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, और उस पर स्टाम्प ड्यूटी चुकाने का भार सरकार का हो जाता है। सरकार पर स्टाम्प ड्यूटी आप किस प्रकार से चुका सकते हैं? आप मैन्युअल भी चुका सकते हैं, आप ई स्टाम्प के जरिए भी चुका सकते हैं, बैंकिंग के जरिए भी चुका सकते हैं, है ना। स्टाम्प के पैसे चुकाने की एक सरल व्यवस्था होना थी। दूसरा, दस्तावेज आप अच्छे कागज पे निकाल रहे हैं तो स्कैनिंग कर लेते, तो आपका जो मूल दस्तावेज है वो असली दिखता। पहले स्टाम्प पर भारत का संप्रतीक चिन्ह दिखता था, तो आप पहला पेज तो कम से कम रंगीन रखते हुए, अच्छा रखते हुए स्कैन करने की व्यवस्था करते तो सरल होता। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार, ये योजना बहुत साल पहले 1998 की योजना है, और 2015 में जाके अमल हुई, फिर भी अधूरी रही। मध्य प्रदेश में कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां लोग आज भी जनरेटर के माध्यम की प्रतीक्षा करते हैं, लाइट घंटों नहीं रहती है। क्या वहाँ पर ये व्यवस्था सक्सेस रहेगी? इंदौर जैसे शहर में, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कई बार बिजली आती है जाती है, नेट की प्रॉब्लम होती है, मोबाइल में ही नेट नहीं मिल पाता, इस सिस्टम को चलाने के लिए अतिरिक्त नेट की आवश्यकता होगी। क्या वो व्यवस्था अधिकारियों ने की? जो स्वान है जिसके माध्यम से ये पूरी व्यवस्था चलती है, और संपदा एक निजी कंपनी है, उसके माध्यम से ये पूरी व्यवस्था चलेगी, वो मनमर्जी करेगी, उस पर अधिकारियों की नकेल नहीं है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या इसमें कोई खेल हो सकता है? क्या लोग इसमें बेईमानी कर सकते हैं?
अगर इस तरह की प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो क्या लोग बेईमानी कर सकते हैं? हालांकि पहले जब मैनुअल होता था, जब भी लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री बना ली, ऑनलाइन में कितनी संभावना है? पहले से ज़्यादा संभावना है, लेकिन जो गलत करने वाले हैं, मैनुअल में भी गलत करते थे, इसमें भी गलत कर सकते हैं। आपके लिए एक उदाहरण देना काफ़ी होगा, AKVN, इसकी एक फर्जी सेल डीड एक कंपनी की आई, बन गई, 7 करोड़ में बेचा बताया गया, और नामांतरण के लिए AKVN में पहुंची, तब तक उन्हें पता ही नहीं लगा कि ये नकली लीज डीड है। वो तो किसी व्यक्ति ने गोपनीय तरीके से शिकायत की, तब जांच हुई तो पता लगा कि 100 रुपए के स्टाम्प पर 7 करोड़ की सेल डीड हो गई। इससे सैकड़ों दस्तावेज। सरकार को इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए कदम उठाने चाहिए। दूसरी बात है कि जो OTP होगी वो दुरुपयोग की जा सकती है, और इसमें क्रेता पर अनैतिक दबाव डालने वो सब रजिस्ट्रारों पर भी कि मूल्यांकन गलत हुआ, गाइडलाइन यहाँ की ये लगने हो, इसका आरोप लगा करके उनको कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। सारा उत्तरदायी उनका न होते हुए भी उन पर लादा जा सकता है। तो धन्यवाद। उनसे बात कर लेते हैं प्रमोद द्विवेदी, अधिवक्ता हैं, जो उन्होंने बताया कि जो नया सिस्टम लागू किया जाने वाला है, हालांकि ऑनलाइन सिस्टम तो चल रहा है, इसमें ओवर कमिटमेंट किया जाने वाला है, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पूरा दारोमदार OTP पर होगा और OTP का दुरुपयोग किया जा सकता है, फर्जी रजिस्ट्री भी तैयार की जा सकती है। और यदि इस सिस्टम को लागू करना है तो, और यदि ये मान लिया जाए कि मुझे स्वयं को किसी को रजिस्ट्री करना है, करवाना है, तो तमाम तरह के संसाधन भी जुटाना होंगे। कुल मिलाकर बात निकल कर ये सामने आती है कि बिना अधिवक्ता के रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, भले ही शासन कोई सा भी सिस्टम लागू कर दे। कैमरा पर्सन कमल के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।